गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो फर्स्ट लेसन है उसके न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। हमने काफ़ी सारी थियरी स्टडी कर ली है, अब उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मुझे मिली थी, तो न्यूमेरिकल्स को शुरुआत करते हैं। अभी आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं वो तो आप कर ही लेंगे, वो ऑलरेडी सॉल्व दिए हुए हैं। और आई हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक लेसन। सो फर्स्ट लेसन से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसका जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है वहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मतलब एक सजेशन है कि आप ये जो वीडियो लेक्चर हैं वो शुरू करने से पहले फर्स्ट लेसन की जितनी भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो एक नोटबुक में या पेपर पे नोट कर लें, और उसके बाद फिर ये लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं, ताकि क्या है वो फार्मूला सारी आपके सामने रहेगी। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सम्स हैं, उसका सॉल्यूशन जो यहाँ पर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपको इजीली समझ में आ सकता है, क्योंकि फार्मूला आपके सामने होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? तो अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है वो नेचुरली वो कौन सी फॉर्मूला के बेस्ड होगा? कुलम्स लॉ के। कुलम्स लॉ में फॉर्मूला क्या है यहाँ पर दी हुई है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दैट मींस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 into 10 raised to 9 आपको पता है। तो वंस अगेन कुलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें Q1 और Q2 दोनों चार्जेस की वैल्यू है और R उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। तो फिर से एक बार सम रीड करते हैं। What is the force between two small charge spheres having charge of this and this? That means 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. Placed 30 सेंटीमीटर apart. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो अभी हमें फोर्स फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि ये फोर्स कौन से टाइप का होगा। तो नेचुरली वो रिपल्सिव होगा। क्यों रिपल्सिव होगा? क्योंकि लाइक चार्जेस है, दोनों का देखो दोनों पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपल्सिव टाइप का फोर्स उसमें लगेगा। सो रिपल्सिव फोर्स कितना है वो हमें पता करना है, राइट, लाइक दिस। सो चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज बॉडी इज इक्वल टू 2 into 10 raised to minus 7, 3 into 10 raised to minus 7 है, और डिस्टेंस बिटवीन 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो 0.3 मीटर हम कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, राइट, लाइक दिस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर इज गिवन बाय द रिलेशन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, तो आप सीधी इसकी वैल्यू 9 into 10 raised to 9 लिख सकते हैं। Q1 की वैल्यू 2 into 10 raised to minus 7, 3 into 10 raised to minus 7 है, डिवाइडेड बाय 0.3 स्क्वायर। 0.3 क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मीटर में है। तो अगर आप ये नॉर्मल, आप ये भी मेरा एक सजेशन है कि ये लेक्चर से साथ में आप एक नोटबुक, एक पेन और कैलकुलेटर आप साथ में लेके बैठ जाइए, ताकि आप इस सारे आंसर के कैलकुलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन F इज इक्वल टू 6 into 10 raised to minus 3 न्यूटन आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब है इतना दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स लगेगा। Hence the force between the two small charge sphere is 6 into 10 raised to minus 3 Newton. The charges are of same nature. Hence the force will be of repulsive. अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा। तो ये आप इसको फिर से आप देख सकते हैं। स्क्रीन को मैं छोटा कर लेता हूँ तो आप ये पूरा सम यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दो चार्जेस की वैल्यू दी हुई है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सीधा कुलम्स लॉ की जो फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दैट मेक श्योर, एंश्योर दैट ऑल द गिवन वैल्यू शुड बी इन SI यूनिट। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 0.3 मीटर आप लिख सकते हैं और फिर उसका स्क्वायर लिख सकते हैं।
पता चल रहा है? सेकंड सा क्वेश्चन 2, the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। अब इसमें क्या है, दो चार्जेस की वैल्यू दे दी है और दोनों के बीच का फोर्स भी दे दिया है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब फिर से वही की फॉर्मूला आ गई, फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसमें से R हमें पता करना है, तो नेचुरली आर स्क्वायर को एक साइड पे लेके आइए, तो Q1 Q2 अपॉन K इंटू F, राइट, लाइक दिस Q1 इंटू Q2 अपॉन दिस थिंग F। तो पहले तो ये Q1 की वैल्यू रख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ये कैसे आ जाएगा, तो 0.4 माइक्रोकुलम है, माइक्रोकुलम मतलब 10⁻⁻⁶ कुलम, तो यहाँ पर 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, दूसरा जो है वो 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ आएगा। अब दूसरे की वैल्यू माइनस दी है, तो यहाँ पर वो माइनस साइन आपको रखनी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो 8 इंटू 10⁻⁶, देन 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.2, तो वो जो फोर्स है उसको हम नीचे ले आएंगे और आर स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, तो के Q1 Q2 अपॉन 0.2 आ जाएगा। ये फिर से आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं कि ये कितना आंसर आता है, तो ये 144 इंटू 10⁻⁴ मीटर है, राइट, लाइक ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो नेचुरली आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.12 मीटर, राइट, लाइक दैट मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻² आएगा, तो वो 0.1 इंटू मीटर आ जाएगा। इसका मतलब है सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर आएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर इज 0.12 मीटर। ये ए का आंसर आ गया है। ए में क्या पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। अब बी में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। अब देख लीजिए, कूलम्स लॉ में जो फोर्स एफ है वो एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के ऊपर जितना चार्ज लगाता है उतना ही चार्ज दूसरा स्फीयर पहले स्फीयर के ऊपर लगाता है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी देयर वाज सम इंटरप्शन। तो फिर से एक बार शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो सेकंड बी है क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द, व्हाट इज द फोर्स ऑन द स्फीयर सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो इसमें फर्स्ट के ऊपर जितना फोर्स लगता है उतना ही सेकंड के ऊपर लगता है, तो कोई अलग से ऐसा फोर्स लगता नहीं है, दोनों स्फीयर एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं। सो आंसर will be both the spheres attract each other with the same force. Therefore, the force on the second sphere due to the first will be 0.2 न्यूटन। तो पहले के ऊपर जितना फोर्स लगता था उतना ही फोर्स दूसरे के ऊपर लगता है। तो आप ये पूरा सम देख लीजिए, पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है और फिर आप प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, check that the ratio ke square upon g MEMP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does this ratio signify? अब ये रेशियो क्या है देख लीजिए। आपने कुलम्स लॉ को अगर ध्यान से देखा है तो उसकी फॉर्मूला क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको याद है तो ऐसी सेम फॉर्मेट वाली फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशनल लॉ के लिए सीखी थी, उसमें न्यूटन्स लॉ था। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन द टू बॉडी of masses m1 and m2 separated by distance r is equal to F is equal to g m1 m2 upon r square। तो वो भी फोर्स की ही फॉर्मूला है और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला है। सो कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स लॉ, फॉर्मेट सेम है। तो अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलम फोर्स भी लग सकता है और बिकॉज ऑफ देयर मासेस ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है। तो दोनों फोर्स का हमें कंपैरिजन करना है, मतलब रेशियो देखना है। तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो के ई स्क्वायर अपॉन जी, ई मतलब क्या है, चार्ज ऑफ, देखिए एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी इज मास ऑफ प्रोटॉन, k is the universal constant that is 9 into 10⁻⁹,
G इज ऑल्सो यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अगर आपको याद है तो 11th स्टैंडर्ड में हमने ये सीख ली थी, राइट, लाइक। और E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम ही होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो इसीलिए यहाँ पर E स्क्वायर लिख लिया है, राइट। अभी इसका रेशियो हमें फाइंड करना है, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले रीड कर लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है, द गिवन रेशियो इज दिस वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका यूनिट दिया हुआ है, वो तो बहुत इजी है, आप यूनिट पता कर लेना। Me and MP is masses of electrons and protons, electron and proton, their unit is kg. E is the charge of electron और चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो भी सेम है। K मतलब कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9। तो अभी ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, हर एक के डायमेंशनल फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करते हैं, तो m0 l0 t0 आएगा। दैट इट इंडिकेट्स दैट ये जो रेशियो है वो डायमेंशनल लेस, इसका कोई यूनिट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फोर्स अपॉन फोर्स है, तो फोर्स अपॉन फोर्स डायमेंशनल लेस होना चाहिए, राइट, लाइक दिस। अब ये सभी की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये क्या है, इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। Me mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. Mass of proton is 1.66 into 10⁻27 kg. Hence the numerical value of the given ratio. तो अभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका रेशियो हमें ये सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर से रेडी हो जाइए और ये चेक कर लीजिए कि इतना आता है कि नहीं। 2.3 इंटू 10⁻39। आपको हमेशा कैसे कैलकुलेशन करना है, 10 के पावर को सबसे पहले तो अलग कर दीजिए, जितना भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस है उन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 10 का पावर अलग कर लीजिए, और उसके बाद बाकी की जितनी भी वैल्यूज है उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी मिलता है वो सब आप कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2.3 इंटू 10⁻39। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में इतने टाइम्स ज्यादा है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। So this is the ratio of electric force and gravitational force between a proton and an electron, keeping distance between them constant. दोनों के बीच में same distance है ऐसा हमने मान लिया है, right, like दोनों cases में। So electric force is very stronger as compared to the gravitational force. Electric force is very stronger as compared to gravitational force. आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में से लिए हुए हैं, तो आप एक्सरसाइज से भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट ए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, एंड सेकंड व्हाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक, दैट इज द लार्ज स्केल चार्जेस। तो अभी फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं। आंसर लिखने समझने से पहले क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग, किसका मीनिंग हमें पता करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो ये थियरी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था कि क्वांटाइजेशन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ लीजिए, क्वांटाइजेशन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि एनी चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ charge of electron. Any charge is in the integral multiple of the charge of electron. So electric charge of a body is quantized. This means that it is only integral, that is 1 2 3 4 up to n number of electrons can be transferred from one body to another body. Charges are not transferred in fraction. See, electron एक पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन या 1/4 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, लेकिन 12.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। सो पॉइंट में वैल्यू आ नहीं सकती। Hence a body possesses a total charge only in integral multiple of electric charges.
ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है. इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. सेकंड क्या है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं. Why one can ignore quantization of electric charge when dealing with the macroscopic, मतलब लार्ज स्केल पे जब हम बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन को यूजुअली इग्नोर करते हैं. क्यों ऐसा है? क्योंकि चार्ज की जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है बहुत ज्यादा है, तो हम उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं कर सकते. इन मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस, the charges are used in huge as compared to the magnitude of electric charge. Hence, quantization of electric charge is no use of macroscopic scale. Therefore, it is ignored and considered that the electric charge is continuous. In that cases, you know, the continuous charge will be taken. So we need not to count the number of electrons in that cases, or even it is useless to count the number of electron in that cases, right? Like this. So that is what the macroscopic में हम quantization का usually use नहीं करते हैं. मतलब of course वो it is always there, but we need not to take into consideration. That is what the concept. Next, when a glass rod is rubbed with the silk cloth, charges appear on both. अब देखो, हमने उसमें थियरी में मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इंडक्शन या तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, या फिर कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है. तो नेचुरली इट इज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. सो व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, अब देखो एक बॉडी कौन सा है, ग्लास रॉड, दूसरी बॉडी कौन सी है, सिल्क क्लॉथ. अब दोनों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो नेचुरली वन बॉडी विल लूज द इलेक्ट्रॉन, अनदर बॉडी विल गेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ. A similar phenomena is observed with many other pairs of body. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. Yes, it is a consistent of law of conservation of charges, because electric charge is one kind of material. Electric charge is one kind of material. Now you cannot create the material, you cannot destroy the material, which indicates that if one body loses the 5 electron, another body has to gain the 5 electron. 5 से कम भी नहीं, 5 से ज्यादा भी नहीं, right? That is what called the conservation of electric charge. So rubbing produces charges of equal magnitude but of opposite nature on two bodies, because charges are created in pairs. This phenomena of charge is called the charging by friction. It is called charging by friction. The net charge on the system of the two rubbed bodies is always zero if previously it is zero. Before rubbing, if the total charge is zero, then after rubbing also net charge will be zero. This is because equal amount of opposite charge annihilates each other. When a glass rod is rubbed with the silk cloth, opposite natured charges appear on both bodies. This phenomena is consistent with the law of conservation of energy also and law of conservation of charge also. A similar phenomena is observed in many other pairs of bodies. तो ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं, राइट लाइक दिस. नेक्स्ट, अभी यहाँ से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स शुरू हो सकते हैं, पर हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है. क्वेश्चन 1.6, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए. 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD, ऐसे 4 अलग अलग चार्जेस हैं. हर एक की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम. आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर्स ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. मतलब ये पूरा स्क्वायर है ABCD, उसकी साइड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर. अब स्क्वायर है तो नेचुरली सारी साइड्स के लेंथ 10 सेंटीमीटर है. अब ये अगर 10 है, ये भी 10 है, तो हम ये जो उसका डायगोनल है उसकी लेंथ हम पता कर सकते हैं. ये डायगोनल की लेंथ कितनी आएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, कितना हो गया 100, राइट लाइक. और फिर ये इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2√10, राइट लाइक दिस. सो 10√2, तो ये 10√2 इसकी लेंथ अपने को मिल जाएगी. ये 10√2 वो पाइथागोरस से आप पता कर सकते हैं. वैसे ही AC की भी लेंथ 10√2 आ जाएगा. तो दैट कैन बी इजीली सॉल्व. अब पूछा क्या है वो समझ लेते हैं.
व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा अगर है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब ये सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, लेकिन हमारा लॉजिक क्या कहता है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये -5 माइक्रोकूलम और ये -5 माइक्रोकूलम हटा देते हैं, तो हमारे पास कौन से चार्जेस रह गए। मतलब ए के पास +2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम सी के पास, और ओ के पास कितना हुआ है यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम, राइट। तीनों की वैल्यूज तो खैर दी हुई है, लेकिन सबसे पहले उसकी टाइप समझ लेते हैं। तो तीनों के तीनों चार्जेस पॉजिटिव है, ऑल द 3 चार्जेस आर पॉजिटिव, राइट। लाइक इसका मतलब है उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। ओके, अब यही समझ लेते हैं कि सेंटर के ऊपर जो चार्ज है, सेंटर के ऊपर जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, उसके ऊपर ये 2 माइक्रोकूलम वाला कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ए टू सी डायरेक्शन में। और सिमिलरली ये +2 जो माइक्रोकूलम सी के पास है, वो कौन सा डायरेक्शन में लगाएगा, इसके अपोजिट, मतलब सी टू ए डायरेक्शन में, राइट, लाइक दिस। क्योंकि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये सब दिया हुआ है। अब ये दोनों फोर्स के डायरेक्शन देख लीजिए, पहले का डायरेक्शन ए टू सी है और दूसरे का डायरेक्शन सी टू ए है, और दोनों चार्जेस सेम होने की वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। से हमारा लॉजिक क्या कहता है, हमें टोटल सॉल्व करना है ये तो अलग बात है, सबसे पहले तो लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है। दैट मीन्स दैट these two charges will cancel the effect of each other. In the same way, this B, the charges at B and charge at D, that is -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, वो भी सेम ही है और सेम टाइप के भी है, मतलब दोनों माइनस है, तो वो भी दोनों ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि रिजल्टिंग फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट O विल बी टोटली 0, राइट। लाइक तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा एक्सप्लेनेशन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो 10 सेंटीमीटर हो गया, डायगोनल की वैल्यूज आ गई। ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ये सब दिया हुआ है। नाउ वी कैन रीड force of repulsion between the charge placed at corner A and O is equal in magnitude but opposite in direction relative to the force of repulsion between the charge placed at corner C and O. Hence, they will cancel the effect of each other. Similarly, the force of attraction between charges placed at corner B and at the center O is equal in magnitude but opposite in direction. So they will cancel the effect of each other. Ultimately, the resulting force, therefore the net force caused by the 4 charges placed at the corner of the square on 1 microcoulomb charge at center O is 0. तो वो सब 0 हो जाएगा, right, like this. So resulting force on that will be 0. समझ में आ रहा है सब लोगों को परफेक्टली? कोई डाउट हो तो मेरे को नीचे जो उसके सजेशन है उसके अंदर आप लिख के भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। An electrostatic field line, 7th question. An electrostatic field line is a continuous curve. That is, the field line cannot have sudden breaks. Why not? Explain why two field lines never cross each other at any point. ये तो बहुत इजी है, थियरी में हमने पढ़ लिया हुआ है। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करें तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एक आंसर देख लीजिए, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व because a charge experiences a continuous force when traced in an electrostatic field. The line cannot have the sudden break because the charge moves continuously and does not jump from one point to another point. आपने देखा होगा कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो डिस्टेंस, प्लेस, टाइम, इन सब पे डिपेंड नहीं है। किसी भी पॉइंट के पास वो कंटिन्यूअस लगता ही रहता है, उसमें ब्रेक नहीं है, टाइम वाइज या प्लेस वाइज ब्रेक नहीं, या इवन डायरेक्शन वाइज भी ब्रेक नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि वो कंटिन्यूअस ही हो सकता है, उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूड टाइप की लाइन नहीं हो सकती। सेकंड, इफ टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट, मतलब उसने क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो लाइन ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती। तो क्यों क्रॉस नहीं कर सकती हैं? क्योंकि अगर क्रॉस करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन वी विल गेट टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। आप किसी भी एक वेक्टर का किसी एक पॉइंट के पास कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दूसरे पॉइंट के पास दूसरा डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन गिवन पॉइंट के पास टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओनली इट कैन हैव ए वन डायरेक्शन ओनली। So if two field lines cross each other at a point, then the electric field intensity will show the two direction at the point of intersection. This is not physically possible. Hence, the two field lines never cross each other. ये खास समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन। 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb है, दूसरा चार्ज -3 microcoulomb है, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो चलो कुलम्स लॉ की फॉर्मूला आ सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मिड पॉइंट ऑफ O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस, राइट लाइक दिस। अभी देखिए इसके अंदर 4 फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले से ही थोड़ा सा डिस्कशन उसका बता देता हूँ। ये बहुत ही इजी ट्रिक है सॉल्व करने के लिए। अगर फोर्स है तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, उसमें Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब है दो चार्जेस आते हैं और R का भी स्क्वायर आता है। दैट मींस देयर आर टू डिस्टेंस टू चार्जेस, ऊपर Q1 Q2 दो चार्ज और नीचे R का स्क्वायर आ जाएगा। ये किसके लिए है? फोर्स के लिए। अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला सेम रखनी है, सिर्फ ऊपर से एक चार्ज कम कर देना है। दैट मींस KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। पहले में जो Q1 Q2 था, अभी सिर्फ KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब देयर विल बी ओनली वन चार्ज। अगर पोटेंशियल की फॉर्मूला है तो नीचे R स्क्वायर में से एक R कम कर दीजिए, मतलब कूलम की फॉर्मूला में ही क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R। सो दिस इज वेरी इजी ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूला, राइट लाइक दिस। फिर से एक बार बता देते हैं, फोर्स के अंदर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब दो चार्ज दो डिस्टेंस, स्क्वायर है तो दो डिस्टेंस हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर KQ अपॉन R स्क्वायर, एक चार्ज दो डिस्टेंस, और पोटेंशियल के अंदर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R, मतलब एक चार्ज एक डिस्टेंस। तो ये दिस इज वेरी इजी ट्रिक टू रिमेंबर। तो चलिए यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, मिड पॉइंट O, AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर फिगर दिखाई हुई है, A is the point where the +3 microcoulomb, B is the point where -3 microcoulomb, O is the center of the line A joining AB. अब AB कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो नेचुरली AO या और OB कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर सेंटर से। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is E। तो अभी वो कह रहा है कि 0 होना चाहिए। What is the electric field at midpoint O on the line joining the two charges, right line? तो जो भी है लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल है, और इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब है +3 माइक्रोकूलम है और यहाँ -3 माइक्रोकूलम, तो दोनों की वैल्यू अपोजिट आएगी, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। KQ अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। सो 3 × 10⁻⁶ अपॉन AO स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ अपॉन दिस थिंग। K की वैल्यू 9 × 10⁹ लगा देंगे, राइट लाइक दिस। तो ये हमें फॉर्मूला इसकी मिल सकती है। सो E इज इक्वल टू E1 + E2, राइट लाइक। सो दोनों का रिजल्टिंग टोटल कितना करना है हमें पता कर सकते हैं। सो दैट इज 2 × अब दोनों सेम ही है, तो 2 × 9 × 10⁹ इंटू दिस थिंग, मतलब फॉर्मूला क्या हो गई, KQ अपॉन R स्क्वायर। देखिए ऊपर Q है और नीचे R स्क्वायर है, R मतलब डिस्टेंस, तो उसका स्क्वायर है। अब ये कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। Therefore, the electric field at midpoint, is 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो न्यूटन पर कूलम। सेकंड क्वेश्चन क्या था, फिर से देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन क्या था, लाइक दिस। B, if a negative test charge of magnitude 1.5 × 10⁻⁹ coulomb is placed at that point, what is the force experienced by that test charge?
अभी पहले क्वेश्चन में क्या था, सेंटर ओ पे कोई चार्ज नहीं था, तो सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी इस पॉइंट के पास। अब उस पॉइंट के पास इतना चार्ज रख देते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। नाउ फोर्स F इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, सो F इज इक्वल टू E इंटू चार्ज, राइट, लाइक दिस। तो E की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई इतना चार्ज, तो E की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है, उसको सिर्फ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। सो F इज इक्वल टू Q इंटू E, 1.5 into 10 raised to minus 9 into 5.4 into 10 raised to 6. So 8.1 into 10 raised to minus 3 Newton आ जाएगा. The force is directed along the line OA. This is because the negative charge, base charge, is repelled by the charge placed at that point B but attracted towards point B. Therefore, the force experienced by the base charge is 8.1 into 10 raised to minus 3 Newton along OA. अब वो तो along direction कौन सा है वो आप easily समझ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या फॉर्मूला है, two like charges always repel each other and two unlike charges always attract each other. इस तरह से तो आप easily उसको समझ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन. A system has two charges, QA is equal to this 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. B is same, minus 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. Located at point 0, 0, minus 15 centimeter and B 0, 0, plus 15 centimeter. अभी देखिए Z के डायरेक्शन में, वो तो आप समझ सकते हैं क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसमें ये पहला X होता है, दूसरा Y होता है, तीसरा Z होता है, तो ये Z के डायरेक्शन में दिया हुआ है. So this is X, this is Y and this is Z. फिगर आपके सामने है, राइट. तो एक को मैंने यहाँ -15 पे ले लिया, एक को इधर पॉजिटिव ले लिया, राइट, लाइक दिस. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर. वो तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि +15 और -15 के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है. व्हाट आर द टोटल चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. अब टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा, देख लीजिए, QA प्लस QB करेंगे तो आंसर 0 आना है. क्यों, क्योंकि 2.5 into 10 raised to minus 7 ये प्लस है और 2.5 into 10 raised to minus 7 ये माइनस है, दोनों का टोटल करेंगे तो 0 आ जाएगा. सो यहाँ पर ये कोई भी सम सॉल्व करना है तो सबसे पहले गिवन क्या वैल्यूज है वो लिख देनी है, तो QA लिख दिया, QB की वैल्यू लिख दी है, सो टोटल चार्ज विल बी 0. नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, याद है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q multiplied by distance between them. That means 2AQ. 2A is the half distance. तो ये total distance D हो गया, मतलब दो चार्ज के बीच का total distance multiplied by कोई भी एक चार्ज ले लो. तो 2.5 into 10 raised to minus 7 into 0.3. तो आंसर क्या आ गया, 7.5 into 10 raised to minus 8 कूलम इंटू मीटर. कूलम इंटू मीटर. डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, कूलम इंटू मीटर. और ये अलोंग कौन से डायरेक्शन में आएगा, अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस, राइट. क्यों पॉजिटिव Z एक्सिस, क्योंकि डाइपोल में हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. Therefore, the electric dipole moment of the system is this along positive Z axis. Is that clear? Along positive Z axis. 10th question. An electric dipole with the dipole moment this. अब dipole moment दे दिया, मतलब ये P की वैल्यू दी है. अगर आपने थियरी में पढ़ा होगा, याद है, तो डाइपोल मोमेंट P इज ऑलवेज इक्वल टू 2 into A into Q, जिसमें A क्या है, हाफ डिस्टेंस, Q क्या है, कोई भी दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज की वैल्यू, राइट. तो यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ है, is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field magnitude 5 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Calculate a magnitude of torque acting on the dipole. अब इसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल P दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिए हुए 5 into 10 raised to 4 और एंगल दिया हुआ है बीच का. तो अभी फॉर्मूला हमारे पास क्या है, PE sin थीटा. अगर आपको याद है तो डाइपोल को जब हम स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एट ए सर्टेन एंगल जब रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. तो वो टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा. सो 4 into 10 raised to minus 9, P की वैल्यू रख दी है, E की वैल्यू 5 into 10 raised to 4 और sin थीटा में थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, इट इज गिवन. सो sin 30 की वैल्यू 1/2 और बाकी का कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस. सो दैट मींस इट कम्स आउट टू बी 10 raised to minus 4. Therefore, the magnitude of the
torque acting on the dipole is 10 raised to minus 4 Newton into meter, right, like this. So next, हाँ, so 11th numerical देखते हैं. A polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transfer. मतलब ऐसा मान लीजिए कि जब पॉलीथीन पीस को किसी और के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना प्रोड्यूस हो चुका है 3 into 10 raised to minus 7. तो नेचुरली कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे. तो ये किससे हमें मिल जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला सीखी थी, कौन सी, Q इज इक्वल टू N इंटू ई. आपको याद है, टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. E is the charge of one electron, right, like this. तो N is equal to Q upon E मिल जाएगा. Q की वैल्यू टोटल चार्ज हमने दी हुई और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, right, like this. तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें, right, like this, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल सकता है. So when a polythene is rubbed against a wool, a number of electrons get transferred from wool to polythene. Hence, the wool becomes positively charged and polythene becomes negatively charged. Any one body will be negatively charged, another body will be positively charged. Amount of charge on polythene piece Q is equal to minus 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. And amount of charge on electron is this. So naturally Q is equal to N into E, तो N मिल जाएगा. N मतलब हमें number of electrons find करना है. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1.87 into 10 raised to 12. सी ये बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं. ये खैर हमें कैलकुलेशन करना है या तो फिर एक्सप्रेस करना है तो ठीक है, लेकिन ये बियॉन्ड द काउंटिंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो ये खैर हमें सिर्फ देखने के लिए ही है. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट ही कर सकते हैं. Therefore, the number of electrons transferred from wool to polythene is 1.87 into 10 raised to 12. अब बी का आंसर यस है. क्या यस है, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं, राइट, लाइक दिस. क्वेश्चन क्या था बी में, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, राइट. अब ये समझने के लिए हम आपको एक और दूसरा एग्जांपल देते हैं. आप जानते हैं कि आप जब किसी के साथ सिर्फ शेक हैंड करते हैं, मतलब हाथ मिलाते हैं, तो आपकी बॉडी में से काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स उसकी बॉडी में जाते हैं या तो फिर उसकी बॉडी में से आपकी बॉडी में आते हैं. अब इलेक्ट्रॉन तो मटेरियल पार्टिकल है. इसका मतलब है, मान लीजिए कि आपके बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए और सामने वाले पर्सन की बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो उसका वेट बढ़ जाना चाहिए और आपका वेट कम हो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खुद को भी एक मास है, लेकिन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो इतना 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 कम है कि जो बॉडी में मास का आइदर इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट होता है वो वेरी वेरी नेग्लिजिबल होता है. और इसीलिए हम ऐसा नहीं फील करते कि किसी के साथ हाथ मिलाने के बाद हम बहुत हल्के फुल्के हो गए या तो सामने वाला पर्सन बहुत भारी हो गया. ऐसा नहीं. ऑफ कोर्स मास का ट्रांसफर होता है, यस, it is there, but the transfer of mass is very very less as compared to the mass of our body, so it is usually negligible. आप समझ रहे हैं. सो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास. अब वो कितना मास ट्रांसफर हो रहा है चेक करते हैं, हमें चेक करना है. तो मान लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 1.87 into 10 raised to 12. इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए. अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 into 10 raised to minus इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 raised to minus 3 नहीं है, ये -31 है. यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है. इट इज -31 kg, नीचे ठीक तरह से लिखा हुआ है. सो टोटल मास ट्रांसफर कितना हो गया, तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 9.1 into 10 raised to minus 31 into 1.85 into 10 raised to minus 10 raised to 12. तो ये मल्टीप्लीकेशन से देख लीजिए इतना कम kg का वेट माइनस हुआ है. दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल. तो कोई मास का ट्रांसफर यूजुअली इतना कंसिडरेबल होता नहीं, इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं. सो एक मिनट, वो जरा ट्रांसफर हो गया है.
सो फिर से यहाँ पर देख लेते हैं. सो यस आंसर इस तरह से दिया हुआ है कि कितना मास ट्रांसफर होगा, तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, इतना मास ट्रांसफर होगा. आगे बढ़ते हैं. Two insulated charged copper sphere A and B have their center separated by the distance 50 centimeter. Insulated charged copper spheres. दोनों के बीच का 50 centimeter distance है. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. तो सेपरेशन के कंपेयर में उनकी जो रेडियाई है वो नेग्लिजिबल है. तो इसका अभी आंसर हमें फाइंड करना है. सो व्हाट इज फोर्स ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन? इसका मतलब है हमें कूलम्ब की फॉर्मूला F = K Q1 Q2 R² यूज करनी है. K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ रख देते हैं. तो 9 × 10⁻⁹, दोनों के ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ था? 6.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब. तो वो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं और डिस्टेंस कितना था? 50 सेंटीमीटर, 0.5 होल स्क्वायर. तो ये इतना फोर्स लगेगा. Therefore, the force between the two sphere is 1.52 into 10⁻². अब क्या पूछा हुआ है? What is the force of repulsion if the each sphere is charged double above amount and the distance between them is half? मतलब चार्ज को डबल कर देंगे और डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, तो वो यहाँ से भी पता कर सकते हैं. अगर QA को डबल कर देंगे और QB को भी डबल कर देंगे तो इसमें एक 2 आएगा, इसमें एक 2 आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा 4, 2 2 4. और R² में R/2 कर देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा R²/4, वो 4 ऊपर आ जाएगा. तो 4 × 4 कितना हो गया? 16. मतलब ये 16 टाइम्स फोर्स होना चाहिए. So it will become the 16 times force, right, like this. Charge on sphere is equal to, after doubling the charge. अब ये ऐसा कैलकुलेशन किया हुआ है पर इतना करने की भी जरूरत नहीं है. अब ये जो आंसर आया था पहले का, उसी को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना आंसर आ जाएगा, राइट? 2.243. सो 1.52 × 10⁻⁻² को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा. सो इट वुड बी 16 टाइम्स. तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल्स हम खत्म करते हैं. यहाँ पर मैंने सिर्फ 12 न्यूमेरिकल्स लिया हुआ है और बाकी के आप खुद ट्राई कर सकते हैं. उसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर मेल थ्रू या फिर ये इसके अंदर नीचे जो लिंक दी हुई है वहाँ पर भी आप सजेशंस भेज सकते हैं और मुझसे आंसर ले सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट लेसन के लिए मिलते हैं, तब तक गुड नाइट. थैंक यू.